दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजा अवस्थी और आप देख रहे हैं अड्डे की बात। पिछले दिनों 10 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत मंडपम दिल्ली, जो प्रगति मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। विश्व पुस्तक मेला, जहां पुस्तकों का एक विशाल समुद्र था, वहीं साहित्यकारों का एक विराट समागम भी था। यहाँ किसी महाकुंभ की तरह है। मेले के विषय में बताने के लिए, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो फिर कभी। अभी हम बात करेंगे आपसे कि इस मेले के दौरान हमारी मुलाकात हिंदी गज़ल के एक प्रमुख स्तंभ डॉक्टर विनय मिश्र से हुई और उनसे मिलने के लिए हम गए दिल्ली विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में, कमरा नंबर 5 में, जहां वो ठहरे थे। और यह मुलाकात पूर्व नियोजित थी। इस दौरान उनकी कविता के विषय में, हिंदी गज़ल के विषय में कुछ बातचीत भी हुई। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विनय मिश्र से। साथियों, एक कवि जो अपनी यात्रा कविता से शुरू करता है, वो जब कविता लिखता है तो जिसे हम गद्य कविता कहते हैं, उस फॉर्म में शानदार कविताएं होती हैं। जब दोहा संग्रह आता है तो उन दोहों में आप पूरी किताब में एक दोहा ऐसा नहीं निकाल सकते जिसे आप कह सकें कि ये नहीं होता तो काम चल जाता। यानी हर दोहा बहुत जरूरी, बहुत चुनिंदा हम कहते हैं जिसे, इस तरह से। और जब गीत आते हैं तो ऐसे जो पूरे अपने समय को समेटते हुए, समय का यथार्थ कहते हुए गीत हैं, जीवन के सच को कहते हुए गीत हैं। उनके गजल संग्रह भी आए और बाद में वह कवि समर्पित हो जाता है पूरी तरह गजलों के लिए, और गजलों में भी हिंदी गजल के लिए। हमारे साथ हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कवि हमारे समय के, डॉक्टर विनय मिश्र, और हम उनसे आज बात करेंगे कि आखिर कविता, गद्य कविता लिखने के बाद, दोहे और गीत के बाद आप गजल में पूरी तरह क्यों रम गए। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विनय मिश्र से। मिश्र जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आज ये अच्छा अवसर है कि आपसे मुलाकात हुई। और हिंदी गजल पर तो आपने बहुत काम किया, आपकी 5 किताबें आ गई, और आपकी सभी किताबों की तरह जो आपका ये नया संग्रह आया है, रंग बारिश, ये भी बहुत चर्चा में है। जी जी, है ना जी। और इतना ही नहीं, हिंदी गजल को लेकर आप लगातार चर्चा आयोजित करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, और एक तरह से कहें आप तकनीक का उपयोग करते हुए एक बड़ा मंच बना देते हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा मंच स्थापित कर देते हैं कि उसमें देश के जितने भी कवि हैं, गजलकार हैं और हिंदी गजलकार भी हैं, वो सारे लोग वहां पर एक मंच की तरह अपने वक्तव्य देते हैं। तो तकनीक का इतना अच्छा प्रयोग किसी और ने साहित्य के लिए इस तरह नहीं किया जिस तरह आपने किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हिंदी गजल की तरफ एकदम कैसे आ गए और पूरी तरह समर्पित हो गए। देखिए, जो कुछ भी, पहले तो आपको बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आज आपकी एक बहुत ज़रूरी किताब जो हिंदी गज़ल पर केंद्रित है, आ रही है, उसके लिए बधाई। जो आपने प्रश्न पूछा है, गज़ल की ओर कोई एकदम से मैं नहीं आया, कोई भी नहीं आता। सतत अभ्यास से हम किसी विधा को अपना बना पाते हैं। गज़ल लिख रहा हूं मैं, शुरुआत से ही लिख रहा हूं। शुरुआत से ही गीत भी, दोहे भी और मुखचंद की कविताएं भी। मैं किस दिशा में जाऊंगा, धीरे धीरे मेरी अभिरुचि और उस पर काम करने की हमारी दक्षता, इसका पता बहुत आगे चलकर पता चलता है उसका हमें। तो मुझे भी शुरुआत में मैंने सभी विधाओं में लिखना शुरू किया, और महत्वपूर्ण विधाएं नहीं है, महत्वपूर्ण है संवेदना। और संवेदना अपनी अभिव्यक्ति का रास्ता स्वयं बना लेती है। तो पहले मैं जिस विधा से भी चीजें निकलती हैं, मैंने निबंध भी खूब लिखे हैं, आलोचना गद्य में भी काम किया है, कविता में भी काम किया है। गजल का जो शिल्प है वो कुछ ऐसा है कि
मुझे ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ उसका स्थानापन्न दोहा रहा है जी। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी कवियों ने गजल की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह थी कि हमारे पास दोहा जैसा एक समर्थ छंद है और उस पर इतना काम हुआ कि बाद में उसने एक विधागत रूप ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो शुरुआत तो एक मात्रिक छंद के रूप में उसकी हुई है, लेकिन आगे चलकर आपका भी स्वयं अभी जो कैकेयी पर केंद्रित दोहा का आज लोकार्पण है संग्रह का, वो इस बात को बताता है कि दोहा आप भी अपने समकालीन जीवन बोध को लेकर कितना सशक्त काव्य रूप है हिंदी कविता का। तो मैंने दोहे भी लिखे। आगे चल करके स्वतः ही मुझे लगा कि वह कौन सी विधा है जिसमें मैं अपनी पूरी बात कर पाने में समर्थ हूं। गद्य कविता में ही नहीं, गीत में भी, दोहा में भी इसलिए काम किया कि एक तरह से हम बाहर ही नहीं भीतर भी अपने को तलाशते हैं। ठीक वैसे ही हम जीवन में ही नहीं, कविताओं में भी अपनी कविता तलाशते हैं, अपनी कविता का रास्ता तलाशते हैं। तो मुझे लगा कि दोहे में मैं अपने आप को ठीक ढंग से व्यक्त कर पा रहा हूं, लिहाजा अब इस पर और ध्यान देने की जरूरत है, इसकी परंपरा को समझने की आवश्यकता है, इसके शिल्प को साधने की जरूरत है। और स्वभावतः मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, तो वो हिंदी गजल जैसा कुछ, यह तो समझने की सुविधा के लिए हिंदी गजल जैसे शब्द पद का हम उपयोग करते हैं। हम सबको पता है कि ये गजल या दोहा एक तमाम भाषा बोलियों में और हजारों वर्षों से कही जाती रही है, सैकड़ों वर्षों से कही जाती रही है। लिखने के लिए मंच पर जाकर तो हम यही कहते हैं, हम गजल पढ़ते हैं, हम गीत पढ़ते हैं, हम हिंदी गीत नहीं, हम हिंदी दोहा थोड़ी पढ़ते हैं, मराठी दोहा थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो दोहा पढ़ते हैं। अब उस चूंकि मराठी हम लोगों के बीच रहते हैं, स्वतः वो समझते हैं कि मराठी भाषा में लिखे गए दोहे हैं। ठीक वैसे ही जो हिंदी गजल कोई विधा नहीं है, विधा तो गजल ही है। हम हिंदी भाषा कविता की परंपरा से जुड़े हैं। इसकी समझ अगर हम लेखन के मंच पर होते हैं, लिखने रचना कर्म में होते हैं, तो उस परंपरा को दिखाने के लिए हम जो है हिंदी गजल का प्रयोग करते हैं। बाकी तो हम अगर गोष्ठी में बैठे हैं तो हम गजल कहते हैं, गजल पढ़ते हैं, गजल लिखते हैं। हिंदी गजल पर थोड़ी सी बात और करेंगे। जी। उसके पहले आप अपनी कविताओं में अपना कहीं, अपनी किताबों में कहीं परिचय नहीं देते, आपका परिचय नहीं आता है। और जब आप इतना लिख चुके हैं, बहुत चर्चित भी हैं आप गजल को लेकर, तो लोग निश्चित रूप से जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी देखिए ये बहुत उसके बाद की चीजें। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न उपयोगी प्रश्न है, एक जरूरी प्रश्न भी है। लोग पूछते हैं कि सर आप किताबों में जो है अपना परिचय अवश्य दिया करिए, नहीं तो हमें जो है असुविधा होगी। आपकी विकास यात्रा, जो रचना की जो विकास यात्रा है, उसकी समझ हम कैसे, उसके लिए आवश्यक है कि हम आपसे, आपकी किताबों से जुड़े, आपके परिचय से जुड़े। तो मैं कहता हूं कि पहले तो जो किताब है उससे आप गंभीरता से जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक बहुत अपना सुंदर और आकर्षक चित्र ही अगर अपने किताब के पहले फ्लैप पर लगा दूं, अच्छा सोशल मीडिया का ये समय है, आप जानते हैं, यहाँ पर प्रस्तुति का बहुत महत्व है ना। आपकी रचनाशीलता का, सृजन धर्मिता का महत्व उतना नहीं है जितना प्रस्तुति का महत्व है। तो ऐसा लोग करते हैं, तो उसको देखते हैं, तो जो आपकी टिप्पणियां होती हैं आप जानते हैं कि वो प्रस्तुति पर ही ज्यादा मिलती हैं, रचना सृजन पर कम। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि जब कोई कवि या रचनाकर्म हम कुछ लिखते हैं, तो उसको अपनी रचनाकर्म पर यदि पूरा विश्वास है तो उसको अपनी रचनाएं ही देनी चाहिए। और फिर देखिए, जो सभी लोग तो शोध नहीं करते, कोई 1 लाख में से कोई एक व्यक्ति शोध शायद करे, वो भी जब करेगा तो इतना अवश्य है कि वो मुझ तक पहुंचेगा। तुलसी पर शोध करने वाला व्यक्ति 400 वर्षों की यात्रा के बाद भी, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल के रूप में हो, उन तक पहुंचा ना। आज जो विद्यार्थी देश भर में और तमाम दुनिया की भाषाओं में तुलसी पर कार्य कर रहे हैं, वही पहुंचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आज कुछ अपने बारे में जरूर बता दीजिए। तात्कालिकता जो है उससे हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी में हैं कि हमको अपनी रचना का मूल्य तत्काल मिल जाए, तो हमको उससे बचना चाहिए। और यह एक लंबी साधना है, कौन सी रचना कहाँ टिकेगी। जहाँ हाँ नहीं, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत जो आप जानना चाहते हैं कि गज़ल की ओर, तो स्वाभाविक है कि
स्कूली जीवन से ही मैं गजल की ओर चला जी। और गजल लिखने लगा था। छठी सातवीं में ही गजल लिख रहा था, बल्कि सातवीं में तो गजल लेकर मैं आकाशवाणी पहुंच गया था। अरे वाह। और हमारे उस समय के जो वहाँ उद्घोषक थे वो बड़े आश्चर्य में पड़े कि गजलें देख करके, और उन्होंने मुझे संभवतः ये बात जो है वह 78-79 की है, और वहाँ मैं पहुंचा, उन्होंने गज़लें देखी, बोले कि गज़लें बहुत अच्छी हैं। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो आकाशवाणी का जो पैसा जो मिलेगा तुम्हें 15 या 20 रुपए मुझे मिले थे, तो इससे जाकर के अगर गज़ल कहनी है तो एक किताब अभी आई है, बहुत चर्चित हो रही है, दुष्यंत कुमार की साये में धूप। उस समय 75 में ही वो सृजन लिखा था उन्होंने, आपको ध्यान होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जरूर तुम उसको खरीदो, और अगर सच हिंदी कविता की और यात्रा गजल की करनी है और उसकी समझ विकसित करनी है तो आप साये में धूप पढ़िए। मैंने आकाशवाणी से मिले उस पहले पैसे से जो लाल रंग की रसीदी टिकट और 20 रुपया पाया था, तो 12 रुपये की उस समय किताब खरीदी थी वो। तो और जब मैंने उस किताब को देखने शुरू किया तो एक नई कौंध से भर उठा मैं। बिल्कुल अद्भुत किताब है। और तो वहां से लगा कि गजल को लेकर के जो पारंपरिक सोच जो हमारी थी, तब तक तो मैंने उसको आकाशवाणी पर जैसे कुछ 2 बजे या ऐसे जो गजलें कुछ सुन पाता था, एक दूसरी ही जो धर्रे की गजलें थी वो, रिवायती गजलें थी वो। लेकिन जब इन दुष्यंत कुमार की गजलें पढ़ी तो किस तरह से उसमें एक सामाजिक सरोकारों से वो गजल जुड़ी हुई थी। मैं उसके लिए तो मैंने मुक्त छंद की कविता का रास्ता ही सोचा था कि वो बेहतर होगा, लेकिन जब दुष्यंत कुमार की गजलें पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, वो बात तो यहां भी कही जा सकती है। बिल्कुल। तो ये जो एक और बचपन में जो बीज वपन हुआ इस दृष्टि का कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके और आमजन की चिंताओं से जुड़ करके हमको गजल में अपनी बात कहनी है, और हम उसको कविता की लय में हम उसको देर तक और दूर तक हम संप्रेषित कर सकते हैं। तो गजल की अपनी ताकत तो सैकड़ों वर्षों से अन्य भाषाओं बोलियों के जरिए तो रही ही रही है। तो उसे इसीलिए दुष्यंत कुमार एक हिंदी कविता के और नई कविता के प्रतिनिधि कवि होने के बाद भी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि भाई आधुनिकता का छद्म जो है वो बहुत पाठकों को दूर ले जा रहा है साहित्य से, तो करीब आने के लिए आवश्यकता है कि एक लोकप्रिय विधा को लेकर। यही काम तुलसीदास करते हैं, बड़े कवियों ने यही काम किया। या इसी से उन्होंने छंद चौपाई लिया, आप देखिए पद्मावत में, और बहुत लोग पहले लिख चुके थे और उस छंद चौपाई की योजना तुलसी को पसंद आ गई। मैं अपनी बात करूंगा तो कवि पुरानी विधा में कवि का सामर्थ्य है कि वो अपनी बात, अपने समय की बात, अपनी प्रासंगिक बात, समकालीन बात को रखता है, और उस सामर्थ्य के चलते उसकी कविता भी लोकप्रिय होती है, और उस कविता के भीतर का जो ताकत है वो भी ताकत है, एक पुनर्नवा होकर सामने आती है। इसीलिए एक सूफी कवि और जैसे एक बड़ा काव्य लिखने के लिए और दोहे और चौपाई का चुनाव करते हैं, वो भी महाकाव्य लिखते हैं और तुलसी भी महाकाव्य लिखते हैं। तो लेकिन जमीन एक ही है, जमीन एक है। और ज्यादा संभावना, चूंकि वो सूफी संप्रदाय से थे, ज्यादा संभावना थी कि वो जो अरब की विधाएं हैं, फारस की, उनकी तरफ जाते, लेकिन उन्होंने दोहे और चौपाई का चुनाव किया। ये उस कविता की ठीक उसी तरह से जैसे आपकी किताब आज दोहों पर आई, वह एक आपने एक दोहे में एक महाकाव्यात्मक आप गाथा लिखी है कैकेयी के विषय में, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। दोहे में इस तरह से, क्योंकि हर दोहा अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, लेकिन आपने उसको एक नई दृष्टि से अपने इस नई किताब में देखा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा, आपकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई? बनारस हिंदू, जी 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 जी। और BHU का तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। साहित्य से भी वहां से एक विद्यार्थी निकले हैं जी। तो BHU के पहले की शिक्षा आपकी कहाँ हुई, और उसके बाद आप अलवर महाविद्यालय में थे, तो वहां तक कैसे पहुंचे? जी जी, अब देखा जाए तो शिक्षा में बिल्कुल घुमंतु प्रजाति का विद्यार्थी रहा हूँ। पिताजी जमशेदपुर में थे, फिर रांची आए, और वहां से फिर गोरखपुर, और देवरिया गोरखपुर होता हुआ बनारस, और बनारस से फिर राजस्थान। तो इस तरह से ये मेरी पूरी यात्रा है शिक्षा की। तो जहाँ जहाँ पिताजी थे, ट्रांसफर होता था, बाल्य जीवन था, वहाँ के स्कूलों में पढ़ता रहा। तो इस तरह से रचना के लिए भी जो एक वैविध्य चाहिए विषय का, वो आपके अनुभव से ही मिलता है। वो छोटा नागपुर की धरती से आपका जुड़ना, नेतरहाट का सूर्योदय, जमशेदपुर का एक पूरा का पूरा सिंहभूम जिला का वो पूरा का पूरा परिदृश्य, रांची का वो पूरा इलाका, तो वहां से फिर गोरखपुर, और फिर वहां से होते हुए आप बनारस, और बनारस से फिर आप राजस्थान।
तो यह जो है इस खाना बदोशी जो हमारी जीवन धारा रही है, इससे मुझे बड़ा लाभ मिला, आप कह सकते हैं, संवेदन समृद्ध मुझको करने में, है ना। यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से मुझे बहुत लाभ मिला है जी। अब हमारा जो पाठक है, हम तो यही कहते हैं कि हम गजल सुना रहे हैं, आपको गजल कह रहे हैं जी, लेकिन बीच में हिंदी गजल और उर्दू गजल की भी एक फाक और उस पर चीजें चल रही हैं। जितने लोग उस परंपरा में रवायती गजल कहते कहते कुछ कुछ यथार्थ बोध को लेकर आने लगे हैं, वे हिंदी गजल के ज्यादातर लोगों को अपने में शामिल नहीं करना चाहते, ऐसा है क्या? कहीं ऐसा लगता है कि आपको? देखिए, जिसके पास दृष्टि धुंधली है, स्वभावतः अपनी दृष्टि के अनुसार ही वो अपने मानक तय करता है और उसको स्थापित करने के लिए जोर लगाता है। हर भाषा में कविता की अपनी परंपरा है, परंपरा बोध है हर भाषा में। तो उर्दू गजल और हिंदी गजल में मूलतः अंतर पहचाना कैसे जाए? अब पाठक कहे समझ पाए कि ये हिंदी परंपरा की गजल है, और क्योंकि दोनों बहुत आसपास की करीब की भाषाएं हैं और दोनों का ही जो जन्म है वो खड़ी बोली से हुआ है, और यहाँ तक कि उर्दू गजल का जो व्याकरण है वह भी हिंदी का है। बावजूद इसके उर्दू की जो जड़ें हैं वो फारसी से आई हैं, और जो हिंदी की जड़ें हैं वो संस्कृत में हैं, आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से फारसी का जो संस्कार है वो आप उर्दू गजल में है, तो यह एक स्पष्ट रूप से कोई झगड़ा हिंदी उर्दू गजल का है ही नहीं। फारसी साहित्य की गजल की अपनी धारा है, उर्दू उससे निकली है, जिसमें फारसी के साथ साथ में हिंदी और आंचलिक जो बोलियों का भी संस्कार उसमें शामिल है। खुद हिंदी में तकरीबन 40 बोलियों का संस्कार और भाषाओं का शामिल है ना। उर्दू में 5, 7, 10 बोलियों का संस्कार है। हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तार है उसका, और इसीलिए उर्दू के महान शायर फैज अहमद फैज को ये कहना पड़ा कि गजल को अब हिंदी वाले जीवित रखेंगे, उर्दू वालों ने तो उसका दम घोंट दिया है। क्योंकि पिछले 300-400 वर्षों की एक लंबी यात्रा होने के बावजूद हिंदी उर्दू गजल का दायरा विकसित नहीं हो पाया। वो एक खास तरह की अभिरुचियों का स्वर उसमें भरा रहा, जिससे कि वो उसके भीतर रहने को हमेशा बाध्य रही। लेकिन हाँ, उसमें बहुत गहराई से उसमें कार्य हुआ, बड़े बड़े शायर उसमें हुए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसका जो सामाजिक संदर्भ था उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मेरी उससे सहमति उतनी नहीं है, क्योंकि वह सामाजिक गजल नहीं है। वह दरबारी प्रकृति की मानसिकता का पोषण करने वाली गजलें तो उसमें हैं, लेकिन जो एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो आम जन की चिंताएं हैं, जो अपने जीवन का यथार्थ बोध है, वो उसकी उस शायरी में आपको बहुत कम उसका अंश दिखाई पड़ता है। तो यहाँ जबकि हिंदी जो गजल या हिंदी का जो पूरा का पूरा है, यह संस्कृत से होता हुआ, पाली प्राकृत अपभ्रंश से होता हुआ, और अपने समाज, अपने उबड़ खाबड़ जमीन पर जो अपने यथार्थ की हिंदी गजल पैदा हुई है। तो स्वाभाविक है कि जो हिंदी कविता का स्वर है वही स्वर हिंदी गजल का स्वर है। इसका उर्दू गजल से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग चर्चा करते हैं, मैं उनको लेकर हैरान होता हूं कि इस तरह की चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं है। जी जी, है ना। वह हिंदी गजल अपने आप अपनी, जैसे हिंदी में नवगीत है, गीत से जिसका उद्भव हुआ है, नवगीत हिंदी में कहानी है, तमाम गद्य में और पद्य में विधाएं हैं, वैसे ही हिंदी में गजल भी है, हिंदी में गजल भी है। और वो गजल जो है अपनी पूरी समकालीनता के ताप के साथ में आज हमारे सामने है। ये उसका, तो उसमें क्या मूल रूप से अगर मैं आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूं कि हिंदी गजल में हिंदी भाषा और हिंदी कविता का संस्कार है, और समकालीनता की वैश्विक दृष्टि की जो है उसका ताप है उसमें। मतलब ये भी हुआ कि उर्दू गजल जी उस रवायत को लेकर जो अभी चली आ रही है जी, वो अभी समकालीनता के ताप को उस तरह महसूस नहीं कर पा रही या अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये शायद ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। ये जो, इसलिए मैं कहता हूं कि कथ्य की दृष्टि से, है ना, विषय वस्तु जो की दृष्टि से हिंदी गजल मीलों आगे निकल गई है उर्दू गजल से।
ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शिल्प और एक खास तरह की मानसिकता और एक खास तरह के दायरे के भीतर तो उसका काम 400 वर्षों में बहुत रहा है। निश्चित रूप से हिंदी गजल उधर कहीं थोड़े समय में, रीति काल के समय में वैसी मानसिकता के साथ अवश्य रही है, लेकिन जैसी आधुनिक बोध हमारे भीतर पैदा होता है तो गजल की भी मानसिकता, आप निराला से आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप देखिए बहुत सारे कवि, बलबीर सिंह रंग से लेकर रुद्र काशिकीय से लेकर त्रिलोचन, शमशेर से लेकर फिर दुष्यंत कुमार, सूर्यभानुगुप्त, भवानी शंकर, अदम गोंडवी जैसी एक बहुत ही जागरूक साहित्य संवेदन दृष्टि वाले रचनाकारों की एक लंबी कतार है हिंदी गजल कहने वालों की, जिसमें कोई संस्कृत भाषा की जड़ों के आधार पर केवल तत्सम शब्दों में, जैसे कि उर्दू का एक मोह फारसी के प्रति है, ऐसा हिंदी में नहीं है। तो क्योंकि हिंदी का तो सहज स्वभाव तद्भव का है, तत्सम का है ही नहीं, तत्सम का है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यह एक पहचान का एक और अलग बिंदु है कि जो हमारी भाषा है वह ठीक वैसी ही भाषा है जैसे हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हो, हम आज का अखबार पढ़ रहे हो। जी, मतलब हिंदी गजल में हमारे संस्कृत के भी शब्द हैं, बोलियों के भी शब्द हैं, उर्दू के भी हैं, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, वो सभी तरह के शब्द हैं और हिंदी के बनकर जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसको बनने में भाषा की लंबी हजारों वर्षों की यात्रा पूरी हुई है। यह ऐसा नहीं है कि अचानक खड़ी बोली से खड़ी हो गई है, तमाम भाषाओं और बोलियों ने सींचा है इसको, उसके संस्कार इसके भीतर में, इसका परंपरा बोध, इसका इतिहास बोध बहुत गहरा है। तो उस इतिहास बोध के साथ में यह आधुनिकता बोध का जो समन्वय है, इससे हिंदी गजल का एक उद्भव हुआ है। और यहां पर वो उर्दू गजल से बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से अलग से उसका व्याकरण, उसके बर्ताव बरतने का तरीका, उसके प्रतीक, उसके बिंब, उसके मुहावरे, उसका कथ्य, उसकी विषय वस्तु, उसकी अंतर वस्तु, सब कुछ अलहदा है, सब कुछ अलग है उर्दू गजल से। इसलिए कहीं कोई इस पर चर्चा करने की, हिंदी गजल पर बात करते समय उर्दू गजल को ध्यान में, उर्दू गजल को हम लोगों ने सब देवनागरी लिपि में ही पढ़ा है। हाँ, देवनागरी में आ रहे हैं, कहीं हम लोगों ने फारसी में तो पढ़ा नहीं। वो तो पढ़ा अगर पढ़ा है तो मैं नहीं जानता कि उर्दू वाले हिंदी गजल परंपरा को कितना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और उनको पढ़नी, ये गजल अगर अपने में कुछ बदलाव करना है और उर्दू गजल को विकसित करना है कि तो उन्हें भी समकालीन हिंदी गजल को अवश्य पढ़ना चाहिए, जो काम वो नहीं कर रहे। तो लेकिन ये काम तो वो कर रहे हैं कि उन्हें भी लगता है कि अब फारसी के शब्दों के बाहुल्य से गजल का काम नहीं चलेगा, उर्दू गजल को भी धीरे धीरे उसका सरलीकरण हो रहा है। आप देखिए वो शब्द जो आसानी से हिंदी में उपलब्ध हजारों वर्षों से रहे हैं, अब उर्दू गजल में भी उनका उपयोग हो रहा है। जन सामान्य से जुड़ने की ललक उधर भी अब है, इसीलिए उनके सारे जो संकलन है, संग्रह है, वे देवनागरी में आ रहे हैं। यह एक तरह की भाषिक बेईमानी है कि वह आप हिंदी गजल का विरोध करते हो और आप लिखते हो फारसी लिपि में, लेकिन जब आप बाजार में हिंदी को देखते हुए और जब आपकी किताब आती है तो आप देवनागरी लिपि के आश्रय में सहारे खड़े हो जाते हो और उसी लिपि में लिखी जाने वाली जो सबसे समृद्ध भाषा है उसमें कही जाने वाली हिंदी कविता संस्कार से भरी हुई गजल का विरोध करते हो। तो ये इसका मतलब स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो उर्दू का अपने को कहलाते हैं लेकिन अपनी किताबें हिंदी में देवनागरी लिपि में प्रकाशित करवाते हैं, वो अपनी भाषा के प्रति, उनमें भाषा का स्वाभिमान नहीं है, अपनी भाषा के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर आप उर्दू के हैं तो अपनी किताबें फारसी लिपि में ले आइए। अब जो उसका पाठक होगा पढ़ेगा या अनुवाद दूसरा करे या कोई दूसरा अनुवाद करे। जी बिल्कुल, है ना। हम हिंदी के बहुत सारे लेखक तो बहुत सारे उर्दू कवियों पर किताबें लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई हिंदी उर्दू का लेखक नहीं मिला जिसने हिंदी कविता की गजल की लंबी परंपरा के कुछ लेखकों, कुछ कवियों, कुछ गजलकारों का चयन करके स्वतंत्र रूप से हिंदी गजल पे कोई किताब लिखी हो। यह मेरी जानकारी में नहीं है, यह काम होना चाहिए। और इसका मतलब यह भी हुआ कि जो हिंदी गजल है वो गजल को उसने बिल्कुल जो हमारा सामान्य मनुष्य है, हमारे समय का मनुष्य है, उसके जीवन से, उसके यथार्थ से, उसके दुख से, उसकी पीड़ाओं से, उसके उल्लास से और उसके दर्शन से भी जोड़ दिया है। देखिए, कविता दर्शन तो किसी भी कला की, खासतौर पे कविता की आधारशिला है। और कोई भी दर्शन हो, हम तमाम विश्व में हम तरह तरह की दार्शनिक और राजनीतिक विचारधाराएं हमारे सामने हैं। कविता सबसे पोषित होती है और सबसे अपने संस्कार, अपने को समृद्ध करने के अवसर निकालती है। और इसीलिए हिंदी गजल में जो बल, जो ताकत, जो सामर्थ्य आई है, इसके पीछे निराला जैसे महाप्राण व्यक्तित्व का संस्कार है। इसके पीछे तुलसी जैसी काव्य चेतना के वैश्विक दृष्टि वाले एक संवेदनशील कवि का संस्कार है। मीरा
जैसी जो एक विद्रोही चेतना की कवित्री है, और उसकी ताकत, उस प्रतिवाद जो उसके भीतर, सामाजिक प्रतिवाद, वो देखने में नहीं लगता वैसा, लेकिन मीरा का प्रतिवाद वो आप हिंदी गजलों में पाएंगे। तो इस तरह से, और वो सारी चीजें आते आते तमाम विद्यापति से लेकर के यहां तक वो हिंदी गजल में आम जन के साथ में और आम जन के हक में खड़ी हो जाती है ना, पूरी तरह से एक जन धर्मी, एक जन पक्षधर दृष्टि के साथ में आज हिंदी गजल खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हिंदी गजल हिंदी कविता का वर्तमान भी है और भविष्य भी। मैं इसलिए समझता हूं और ये कह रहा हूं कि निराला के बाद जो मुक्त छंद की एक धारा कविता की आई, और उसमें एक कविता को बड़ा विस्तार दिया, क्योंकि विषय वैविध्य कविता में आया उससे, और हम बहुत सारी बातों को जो नहीं कह पा रहे थे छंद में या लय में, उसको कहने में समर्थ हुए। लेकिन वही कविता धीरे धीरे छंद मुक्तता से मुक्त छंद की ओर आगे बढ़ी, उसमें गद्यात्मकता का ज्यादा प्रवेश हुआ, और उसके बाद वो कविता फिर गद्यात्मकता से फिर लयहीनता की ओर, लय मुक्तता की ओर बढ़ी, और चलते चलते 7वें दशक के बाद की जो हिंदी कविता है वो उस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से उसने गद्य की भाषा को स्वीकार कर लिया, और वो एक तरह से गद्य की भाषा में गद्य कविता होकर रह गई। तो इस तरह से जैसे कोई ठूंठ कविता, एक ठूंठ, एक सूखा ठूंठ होकर रह गई, जैसे मैं कहता हूं, बिल्कुल शुष्क हो गई, एक रूपता आ गई उस कविता जो कवि रामचंद्र शुक्ल कहते थे कविता हृदय की वस्तु है, हृदय की वस्तु न रहकर कविता बिल्कुल ठीक इसके विपरीत केवल दिमाग की, केवल मस्तिष्क की वस्तु होकर रह गई। तो उसके विरोध में यह हिंदी की जो गजल धारा है, यह मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी गजल इस तथाकथित समकालीन गद्य कविता का तरल संस्करण है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम अपनी संक्षिप्त बातचीत को यहाँ समाप्त करें, उसके पहले जी, आपकी एक दो गजलें और सुनना चाहेंगे। तो आप चाहे वैसे सुना दें, या आपकी पुस्तक भी रंग बारिश मेरे पास है, मैं तो जरूर सुनाता हूँ। मैं दोनों कोशिश करता हूँ, और गजल के 2-4 शेर, ये गजल इसीलिए है कि स्मृति में अगर शेर होने ही चाहिए आपके, मैं जो भी याद आता है मैं गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। मतलब का शेर है कि भले कुछ जख्म गहरे साथ लेकर चल। क्या बात है। भले कुछ जख्म, ये हिंदी गजल की जो यात्रा है, बहुत सारे जख्म आजादी के बाद, आजादी में गजल की आप देखिए, जुनून देखिए, गजल में बहुत सारे काम। भले कुछ जख्म गहरे साथ लेकर चल, भले कुछ जख्म गहरे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ। क्या बात है। भले कुछ जख्म गहरे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ लेकर चल। एक शेर देखेंगे, पुरानी नींद में ही रात क्यों ठहरे। वाह। पुरानी नींद में ही रात क्यों ठहरे, नए सूरज के सपने साथ लेकर चल। बहुत बढ़िया। नए सूरज के सपने साथ लेकर चल। और एक शेर देखेंगे, मैं चलना चाहता हूं साथ ही तेरे। मैं चलना चाहता हूं साथ ही तेरे, मुझे भी धीरे धीरे साथ लेकर चल। बहुत बढ़िया। मुझे भी धीरे धीरे साथ लेकर चल। इन्हीं रस्तों से ही तो लोग जाएंगे, इन्हीं रस्तों से ही तो, ये दुष्यंत का रास्ता है, ये अदम का रास्ता है, ये भवानी शंकर का रास्ता है। इन्हीं रस्तों से ही तो लोग जाएंगे, यही चलने के रास्ते साथ लेकर चल। यही चलने के रास्ते साथ लेकर चल। और एक देखें कि दुखों में भी मिलेगी रोशनी तुझको। दुखों में भी मिलेगी रोशनी तुझको। दुखों में भी मिलेगी रोशनी तुझको, कभी आंसू चमकते साथ लेकर चल। वाह। कभी आंसू चमकते साथ लेकर चल। एक शेर देखें, और एक साहस का शेर पढ़ता हूं कि लड़ाई मौत से जब ठन गई है तो, लड़ाई मौत से जब ठन गई है तो, तजुर्बे जिंदगी के साथ लेकर चल। तजुर्बे जिंदगी के साथ लेकर चल। एक शेर देखें, एक मनोविज्ञान का शेर पढ़ता हूं कि जहां मैं छूट जाऊं छोड़ देना, पर जहां मैं छूट जाऊं छोड़ देना, पर वहां तक उसके पहले साथ लेकर चल। ये बहुत सुंदर शेर है और मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। शुक्रिया। जहां मैं छूट जाऊं छोड़ देना, पर वहां तक उसके पहले साथ लेकर चल। और एक शेर देखे कि मुझे भी दुख है कि तू भी अकेला है। मुझे भी दुख है कि तू भी अकेला है, तभी कहता हूं प्यारे साथ लेकर चल। तभी कहता हूं प्यारे साथ लेकर चल। और इन्हीं में से मिलेगा, इन्हीं में से खिलेगा कोई फूलों सा, इन्हीं में से खिलेगा कोई फूलों सा,
सभी दुख दर्द अपने साथ लेकर चल, भले कुछ जख्म गहरे साथ लेकर चल, मगर कुछ ख्वाब अच्छे साथ लेकर चल। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। एक गजल के कुछ और शेर सुना दें जी। एक ताज़ा गजल जी, कल परसों की गजल सुनाता हूं आपको, और छोटी सी गजल है और मैं आज जरूर उसको सुनाना चाहता हूं। एक मतले का शेर है कि चमकते आंसुओं की शान होती हैं, चमकते आंसुओं की शान होती हैं, चमकते आंसुओं की शान होती हैं, उम्मीदें जब कभी मुस्कान होती हैं। चमकते आंसुओं की शान होती हैं, उम्मीदें जब कभी मुस्कान होती हैं। एक शेर देखें कि पुरानी है, ये जो हमारा हिंदी गजल का 50 वर्ष पूरा हुआ है, ये दुष्यंत से एक रास्ता आता है, उस पर एक शेर पढ़ता हूं हिंदी गजल की परंपरा पर कि पुरानी है मगर चलने के रास्ते की, पुरानी है मगर चलने के रास्ते, मगर चलने के रास्ते की यही पगडंडियां पहचान होती हैं। वाह। पुरानी है मगर चलने के रास्ते की यही पगडंडियां मुस्कान पहचान होती हैं, यही पगडंडियां पहचान होती हैं। एक शेर देखिए, इस पूरे अपने हम जिस दुनिया में रहते हैं और जिससे जुड़े हुए हैं, आज मैं इसको पढ़ना चाहता हूं कि हवा की रोशनी की बात करने को, हवा की रोशनी की बात करने को किताबें एक रोशनदान होती हैं। हवा की रोशनी की बात करने को किताबें एक रोशनदान होती हैं। और एक शेर देखिए कि सिवा दिखने के इनमें कुछ नहीं होता, सिवा दिखने के इनमें कुछ नहीं होता, कई चीजें फकत सामान होती हैं, कई चीजें फकत सामान होती हैं। और हमारी जिंदगी में चाहने भर से, एक शेर देखिए, हमारी जिंदगी में चाहने भर से कहां कठिनाइयां आसान होती हैं, कहां कठिनाइयां आसान होती हैं। हमारी जिंदगी में चाहने भर से कहां कठिनाइयां आसान होती हैं। एक शेर देखिए, कई बातें यहां सचमुच में ऐसी हैं, कई बातें यहां सचमुच ही ऐसी हैं जो चुप रहने के ही दौरान होती हैं, जो चुप रहने के ही दौरान होती हैं। और दुखों की बाढ़ में अब कुछ नहीं बचता, दुखों की बाढ़ में अब कुछ नहीं बचता, कहां अब बारिशें वरदान होती हैं, कहां अब बारिशें वरदान होती हैं। चमकते आंसुओं की शान होती हैं, उम्मीदें जब कभी मुस्कान होती हैं, हवा की रोशनी की बात करने को किताबें एक रोशनदान होती हैं, किताबें एक रोशनदान होती हैं। बहुत सुंदर जी। और साथियों, ये आपने गजलें सुनी विनय मिश्र जी की। गजल की खास बात यह है कि गजल कही जाती है, और कही जाने का मतलब ये है कि आप जब बात कर रहे हो, हम जब किसी से बात कर रहे हो, तो अपनी बात कहने के लिए उस गजल का शेर कह दें। और आपने अभी जो विनय मिश्र जी की गजलें सुनी, इनके शेर को आप अपनी बात कहने के लिए कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई बात कहनी हो तो आप अपनी बात कहने की बजाय उस गजल के शेर को कह दें। यही गजल की विशेषता भी होती है, और यही उसके बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय होने का कारण भी है। गजल पर मिश्र जी के इतना काम करने का भी यही कारण है कि वो इसलिए कहते हैं। तो मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया, बातचीत संक्षिप्त बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम फिर कहीं किसी मंच पर मिलेंगे जी। और इस पर और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मित्रों, आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप किसी साहित्यकार पर, किसी कवि पर, किसी लेखक पर कुछ जानना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो आप अवश्य अपने कमेंट में लिखिए। हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।